हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इस चैप्टर को जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग को सबसे पहले पता लगेगा कि बिजनेस क्या होते हैं, इनकी क्या नीड होती है, वाई दे आर फॉर्म, ये फॉर्म क्यों होते हैं आखिर, इनके कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कैसे होते हैं, किन किन सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करते हैं और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कमर्शियल, नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर, एनजीओ एंड कोऑपरेटिव्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है इन राइटर ने, इनका ये नाम है। इन्होंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट है, इसके लिए कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के लिए ऑफ कलेक्टिव गोल, इसमें कलेक्टिव गोल होता है हमारा। अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। हम लोग को एक एक करके तीनों को पढ़ना है। पहला है यहाँ पे कलेक्टिव गोल। कलेक्टिव गोल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइंड बाय देयर गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल से डिफाइन होते हैं। जैसे कि एक स्कूल होता है, स्कूल का मेन गोल होता है पीपल्स को एजुकेट करना। हॉस्पिटल्स का मेन एम होता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। ऐसे भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट डिफरेंट एम होता है। दूसरा है कि सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि समवन वर्किंग अलोन कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो बंदा अगर अकेला काम कर रहा हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हैं, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हो एक कॉमन गोल के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग सोशल अरेंजमेंट। फिर आता है कंट्रोल परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होता है, जो हम लोग गोल अचीव करते हैं, उसका सिस्टमेटिक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, इस टाइप से गोल अचीव होंगे, इसको ही बोलते हैं इसको कंट्रोल परफॉर्मेंस। ये रही डेफिनेशन आपकी। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है कि it is worth noting that a major similarity between most organizations is that they are mainly concerned with taking inputs and transforming them into outputs। या तो ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये होता है कि मेनली इनपुट को लेना और आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम होता है कि रॉ मटेरियल लेती है वो और फिनिश कर उसको कन्वर्ट करती है, फिर डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सोल्व करती है। एक अकाउंटेंसी फर्म का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि इनपुट्स लेती है, इनपुट्स के तौर पर वो स्टूडेंट्स लेती है, उसके लिए इनपुट जो है स्टूडेंट्स हैं, और उनको ट्रांसफॉर्म करती है आउटपुट्स में, यानी क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स बना के छोड़ देती है। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन है आपका फुटबॉल टीम का, कि फुटबॉल टीम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन लिखा है कि which of the following would be considered to be an organization according to definition produced by a writer panel। कि कौन कौन से इनमें से जो वो हैं ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन सी। पहला है सोल ट्रेडर। एक सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस एक सिंगल पर्सन है, और हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, तो ये सोशल अरेंजमेंट नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। फिर आता है टेनिस क्लब। टेनिस क्लब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोशल अरेंजमेंट भी होता है, कलेक्टिव गोल भी होता है हमारा, कंट्रोल परफॉर्मेंस भी होता है। वैसे ही सेम हॉस्पिटल भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर नीचे आइए, फिर आता है वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, हमें क्यों ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। पहला, इट इनेबल्स पीपल टू शेयर स्किल्स एंड नॉलेज। This can enable people to perform tasks that they would be unable to achieve on their own। यानी कि ऑनलाइन इनेबल करता है पीपल को वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि वो अनेबल हैं टू अचीव ऑन देयर, यानी कि जो खुद से वो अकेले अचीव नहीं कर सकते, वो टास्क वो अचीव कर सकते हैं। नॉलेज कैन आल्सो बी शेयर बिटवीन ऑल द पीपल बिटवीन नॉलेज। नॉलेज जो है पीपल्स के बीच में जो है शेयर होती है ऑनलाइन में। स्पेशलाइज का मतलब है कि इंडिविजुअल जो पर्सन काम करता है वो सिर्फ लिमिटेड टाइप की स्किल पे कर सकता है, एक या थोड़े बहुत स्किल्स को सीख सकता है। बट ऑनलाइन में अगर वो काम करेगा तो वो ग्रेटर लेवल ऑफ स्किल्स और नॉलेज एक्वायर कर सकता है। तीसरा है पूल रिसोर्सेज। पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि ऑनलाइन में रिसोर्सेज जिसकी मनी और टाइम दोनों ही इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है साइनर्जी। साइनर्जी का मेनली मीनिंग ये होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर आपस में कोई काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, बजाय वो अकेले करें, तो लोग बोलते हैं साइनर्जी, यानी कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर नीचे यहाँ पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है कि Daniel is organizing a social event. Which of the following would be benefit of him for forming a committee to manage the planning process and the event itself।
इसमें मतलब ये है कि डैनियल जो है वो सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इनमें से कौन से जो है उसे बेनिफिट देंगे कि वो कमेटी बनाए, बजाय वो इवेंट जो है खुद से अकेले ऑर्गेनाइज करे। तो कमेटी के क्या फ़ायदे हैं, मैंने कि वो एक साथ मिलकर कमेटी बना के काम करे, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और पहला यहाँ पे लिखा है कि इट वुड हेल्प टू ओवरकम हिज लिमिटेशन बाय ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड अदर पीपल विद डिफरेंट स्किल्स टू हिम। इससे वो अपनी जो उसके अंदर वो लिमिटेशंस हैं वो उसे ओवरकम कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनके पास अलग अलग स्किल्स होंगी, जिससे कि उसके पास कोई लिमिटेशन होगी तो वो पूरी हो जाएगी। सही बात है। इट वुड सेम टाइम थ्रू जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एवरीवन। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, लोग जॉइंट एफर्ट्स होंगे तो टाइम भी सेव होगा। इट वुड हेल्प टू सेटिस्फाई डैनियल सोशल, यानी कि इससे डैनियल की सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई होंगी, जैसे कि लोग जब आपस में होंगे तो बातचीत भी करेंगे तो सोशल नीड भी सेटिस्फाई होंगी। फिर लिखा है ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी वुड हैव टू बी स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द सोशल, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी के उन सब के अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक सोशल इवेंट को मैनेज करने में लगती हैं। अब सारे मेंबर्स में सारी स्किल्स नहीं हो सकती हैं, तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, पर ये कोई बेनिफिट नहीं है कमेटी फॉर्म करने का ओवर अ इवेंट इटसेल्फ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर नीचे आइए, नीचे अब डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ऑनर्स पढ़ेंगे, होंगे क्या क्या गोल्स होते हैं। पहला है हमारे पास कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल ऑनरशिप मतलब होता है या फिर कहते हैं हम लोग प्रॉफिट सीकिंग। इनका मेन एम यही होता है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ देयर ओनर्स, हमने अपने ओनर्स की जो वेल्थ है मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट कमाना। फिर नीचे अब तीन, अब 1 2 3 थ्री टाइप्स हम लोग यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे कमर्शियल बिजनेस, यानी कमर्शियल बिजनेस के भी अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स हमारे यहाँ पे तो सोल ट्रेड, यानी कि एक छोटा किराना स्टोर हम लोग कर सकते हैं, छोटी दुकानें होती हैं, एक ही लोग इंसान चला रहा होता है जो हम लोग के आस पड़ोस में होती है। द बिजनेस इज ओन्ड एंड रन बाई 1%, इसको एक ही पर्सन चलाता है, एक ही पर्सन ओन करता है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन द ओनर इज नॉट लीगली सेपरेट, ये ध्यान रखते हैं हम लोग को, यहाँ पे जो ओनरशिप लीगली सेपरेट नहीं होते हैं, जो ओनर होता है वही उसका बिजनेस ना, ऑनर अपने बिजनेस से अलग नहीं होता है। If a sole trader's business is sued by the customer is actually suing the owner themselves. अगर कोई सोल ट्रेडर का बिजनेस जो है कस्टमर सू करता है, यानी कि केस करता है केस, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली उस कस्टमर जो कस्टमर है वो ओनर पे केस कर रहा है, ना कि बिजनेस पे, क्योंकि जो है ओनर बिजनेस से की है इसमें। So another partnership is owned and run by two or more individuals. Traditionally, पार्टनरशिप लाइक स्कूल ट्रेड डू नॉट हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम देयर ओनरशिप। जो है पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो ओन एंड बट टू और मोटन दो या दूसरे द पर्सन जो है रन करते हैं। पहले जो है पार्टनरशिप में जो है सेपरेटली एंटिटी नहीं होती थी, ओनर्स और पार्टनर्स एक ही होते थे, मतलब पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक ही होते थे। पर आजकल जो है रिसेंटली ईयर्स में कंट्रीज जो है एक नई चीज़ है जिसका नाम है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यूके में। इस बिजनेस में जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर्स की और पार्टनरशिप, यानी कि ओनर पार्टनर्स ने जितना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करा है पार्टनरशिप में, वो उसी के लिए लायबल है, उसके अलावा वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं है। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी टू इट्स ओनर। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर्स से, यानी कि शेयर होल्डर्स, ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। वो सिर्फ उतने ही पैसे के लिए लायबल हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। द ओनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। अब ये दो टाइप्स की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यूके के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम लोग तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि जिसके नाम के बाद LTD लगा हो, और पब्लिक लिमिटेड का मतलब होता है जिसके नाम के बाद PLC लगाओ। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है ऐसी कंपनी, ऐसे स्मॉल बिजनेस जो ये बहुत ही कम शेयर होल्डर्स हैं एंड शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर टू जनरल पब्लिक, यानी कि जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, यानी कि जनरल पब्लिक यानी कि हम लोग, आप लोग इनके शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है इनके नाम का PLC लगा होता है, ये बहुत ही लार्जर बिजनेस होते हैं, जैसे रिलायंस वगैरह होते हैं, इनके शेयर्स जो है ऑफर कर सकते हैं मगर जनरल पब्लिक खरीद सकती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं एंड देयर विल बी मिलियंस ऑफ डिफरेंट शेयर, इनके बहुत सारे मिलियंस ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके लिए इसका ये फ़ायदा ये है ईजियर फॉर द कंपनी टू रेज फाइनेंस इनेबलिंग फॉर द, इससे जो कंपनी ईजिली
फाइनेंस रेज कर सकती है, फर्दर ग्रोथ कर सकती है। फिर नीचे आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर NFP और NPO। नॉट फॉर प्रॉफिट नाम से पता लग रहा है कि इनका जो मेन एम है प्रॉफिटेबिलिटी कमाना नहीं है। इंस्टेड इसका जो पार्टिकुलर नीड्स ऑफ द मेंबर्स और सेक्टर ऑफ सोसाइटी, ये जो है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं, ओनर्स जो होते हैं और सेक्टर ऑफ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ये ऑपरेट करते हैं, उनको बेनिफिट देना होता है। इस एग्जांपल कुछ लिखे हैं यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसी, स्कूल्स, हॉस्पिटल की स्कूल्स भी जो है NFP में ही आएगा। इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटीज़ और क्लब्स। ऑब्जेक्टिव जो है एंड नॉट प्रॉफिट के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का काम होता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना, और यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने स्टेप्स होते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी जो है दोनों डिफरेंट होती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है कि मेनली वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है, और इनका मेन मोटिव है बस गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेसिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करना, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, और प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर फॉर द पीपल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर का मेनली मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, वो सब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। बस जैसे कि बिजनेसेस हो गए, चैरिटीज़ हो गई और क्लब्स हो गए। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि मैंने स्कूल्स रन फंड रेजिंग इवेंट सच एज फेस्ट वेयर द इंटेंशन इज टू मेक अ प्रॉफिट, दिस मेक देम प्रॉफिट सीकिंग। बहुत सारे स्कूल जैसे कोई एक फंड रेजिंग इवेंट चला रहे हैं, फंड रेजिंग कोई इवेंट है जिसमें पैसे कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग स्कूल से बच्चे, कोई नाम है यहाँ पे, जैसे फीटस नाम दिया गया है यहाँ पे उनका इंटेंशन जो है प्रॉफिट कमाना है इस फंड रेजिंग इवेंट में। तो क्या इससे जो स्कूल है वो प्रॉफिट सीकिंग हो जाएगा? नहीं, स्कूल प्रॉफिट सीकिंग, स्कूल का मेन मोटिव ये है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। वो एक फंड इवेंट चला रहे हैं सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को, इसका मतलब ये थोड़ी प्रॉफिट सीकिंग हो जाएंगे। फिर आता है हमारे यहाँ पे NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट नहीं चला रही हैं और इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना भी नहीं है और डायरेक्टली लिंक भी नहीं है गवर्नमेंट से। इसका काम ये है कि प्रमोट करना सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चेंज उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं ये। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव, बहुत छोटा सा लिखा है इसमें। कोऑपरेटिव जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर, जो कि ओन एंड डेमोक्रेटिकली का मतलब कि यहाँ पे ये है कि वन मेंबर वन वोट, यहाँ पे जो हर एक मेंबर का है यूजुअली सिंगल वोट होता है। ये नहीं कि जैसे कंपनी में होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा वोट दे सकते हैं, उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनके पास सिंगल ही वोट है। और जो है these organizations are solely to meet the needs of their members, owners and usually share and profit। यहाँ पे जिसका मेन मोटिव ये होता है कि अपने जो मेंबर्स हैं, ओनर्स जो चला रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। कोई भी अगर प्रॉफिट होता है तो आपस में लोग शेयर कर लेते हैं। जैसे कि इसका मेन एग्जांपल्स हो सकता है अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब तो यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 में लिखा है यहाँ पे विच इज द फॉलोइंग आर यूजुअली सीन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या होता है? पहले लिखा है कि मैक्सिमाइज करना वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, शेयरहोल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंपनियों की, ये कॉमर्शियल बिजनेस में आती है। इन ब्रांड को प्रोडक्ट करना जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्रोडक्ट करना अच्छी बात है, करती हैं कंपनीज, पर ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट कमाना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड के यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पे विच आर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर यानी कि मेनली ये है कि जो गवर्नमेंट चलाती है। चैरिटी गवर्नमेंट नहीं चलाती, चैरिटी प्राइवेट चलाती है, सोशल का प्राइवेट चलाता है, स्कूल गवर्नमेंट चलाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं है, इसके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे गवर्नमेंट ही चलाए, इसे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स भी चला सकते हैं। तो अब करेक्ट आंसर हमारा पे अब सी हो जाएगा, यानी कि स्कूल को मेनली हम लोग पब्लिक सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है।
अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा सेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, यानी किन किन सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि एग्रीकल्चर में बात होता है। एग्रीकल्चर में ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि प्रोडक्शन करना, प्रोसेस करना और पैकेज करना फूड डिस्ट्रीब्यूट करने की। वही जैसे कि बिस्किट की फैक्ट्री है, हाँ वहाँ पे जो है बिस्किट बाय प्रोडक्शन हो रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है, फिर उसको पैकेट में जो पैक हो रहा है। अगला माइनिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स, यानी कि ज़मीन में से खुदाई करना, माइनिंग इसको बोलते हैं। कोयला वगैरह निकालना, क्रूड ऑयल निकालना, ये सब आएगा। फाइनेंस यानी कि बैंक्स और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं या फिर मनी लैंड कर रही है। रिटेलर्स यानी कि वही जो जनरल स्टोर्स की दुकान और बाकी सब छोटी मोटी दुकानें होती हैं, इन सब रिटेलर्स में आते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सामान बेचते हैं। सर्विस यानी कि जो सर्विस दे रही है, इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि टीचिंग हो गई, ये सब आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, ये बस एक आइडिया है कि किस टाइप से जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है अलग अलग सेक्टर्स में। इसके अलावा भी हो सकता है। अब समरी में हम लोग जो है की डिफरेंसेस पढ़ेंगे अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला हमारा तो ओनरशिप का डिफरेंस, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसे इंडिविजुअल्स लाते हैं या फिर शेयर होल्डर्स कहते हैं जिसे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट चलाती है। और कोऑपरेटिव यानी कि उसके मेंबर्स ओन करते हैं उसे। ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग अलग गोल होता है। जैसे कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका काम होता है प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि सोशल सर्विस देना। और जो प्राइवेट सेक्टर को ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी कि प्रॉफिट सीकिंग होते हैं, उनका मेन नाम होता है ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। एक्टिविटीज़ भी तो सबकी अलग अलग होती हैं, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है अपनी एक्टिविटी होती है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है मनी रेज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम लोगों को पता है। और प्राइवेट सेक्टर जो है मनी रेज करते हैं अपने ओनर्स से, यानी कि शेयर होल्डर्स से। और चैरिटीज़ में जो फंड तो आते नहीं है, डोनेशंस आती हैं। साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई अलग टाइप साइज़ के होते हैं। लायबिलिटी जो द ओनर्स ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप लेवल फॉर एनी लॉसेस दे, जो सोल ट्रेडर्स होते हैं और पार्टनरशिप के जो ओनर्स होते हैं वो जो लेवल होते हैं कोई भी बिजनेस का लॉस कमाते हैं, क्योंकि हम लोग पाते हैं यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ओनर्स और जो है कंपनी जो शेयर होल्डर्स और पार्टनरशिप जो है एक ही है। और ओनर्स ऑफ कंपनी इंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे जो कंपनी का ओनर्स होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय करते हैं। सॉरी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के जो ओनर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय नहीं करते हैं, यानी कि अगर कोई भी आगे चल के बिजनेस में लॉस होता है तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्लेम हो सकती है, यहाँ पे मीनिंग है इसका। फिर यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ये इसकी समरी है, पूरा एक चार्ट बना के दे रखा है इन लोगों ने। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जो है क्वेश्चन हैं कुछ, जो कि आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके नीचे इसका आंसर्स भी हैं, बस इतने ही हैं यहाँ पे चैप्टर।